हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। और हमारा जो अभी यहाँ पे चल रहा है उत्तराखंड का इतिहास, तो उत्तराखंड की क्लासेस जो चल रही है उसमें हमारा मध्यकाल चल रहा था। तो हम देख लेते हैं कि लास्ट हमने कहाँ छोड़ा था। तो कल की क्लास में जो हमने छोड़ा था वो प्रदीप साहब ने कंप्लीट कर दिया था, मोलाराम के बारे में बता देता। यहाँ पे आपका जगतचंद देवीचंद निसंतान रहा था देवीचंद, और इसके बारे में थोड़ा-सा आगे बताना है कि मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ़ जगतचंद के बाद में तक ही बताया था। उसके बाद मैंने प्रदीप शाह का टाइम पीरियड स्टार्ट किया है, क्योंकि 1708 और 1720 तक रहा, तो यहाँ पे प्रदीप चंद्र का क्या होता है, प्रदीप शाह का सॉरी प्रदीप शाह का क्या होता है, टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे पवारों को स्टार्ट कर दिया था और ये 1772 तक रहा। तो आप देख सकते हैं 1772 में आपका 20 से 26 ये रहता है। इसके बीच में आता है एक अजीत चंद ये मैं लिख देती हूँ अभी। पढ़ाऊँगी जब, तो यहाँ पे अजीत चंद्र आता है, ये 26 और 30 के बीच में आपका टाइम पीरियड बच जाएगा, यहाँ 26 से 30 तक का। तो 26 से 30 तक रहता है, 1726 से 30 तक अजीत चंद्र आएगा, फिर कल्याण चंद आएगा, फिर और शासक आएँगे। तो देखते हैं, अब ये प्रदीप शाह को मैंने कल कंप्लीट करा था। प्रदीप शाह के काल में कौन था? तो प्रदीप शाह के काल में जो था मोलाराम की बात करेंगे, तो मोलाराम जो प्रसिद्ध चित्रकार था उत्तराखंड के इतिहास में, उन्हें जाना जाता है, उनके चित्रों से उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो मोलाराम जो थे किसके काल में थे? प्रदीप शाह के काल में थे, जबकि फतेहपति शाह के काल में कौन थे? फतेहपति शाह के काल में थे आपके जो मोलाराम के पूर्वज थे, मोलाराम के केदारदास और रामदास, ये जो थे ये किसके थे? ये थे मोलाराम के पूर्वज। तो अब देखते हैं हम, ये तो यहाँ तो प्रदीप शाह ही रहेगा। एक बार इसको क्या कहती हूँ, थोड़ा-सा मिटा देती हूँ, क्योंकि क्या होगा, रोहला आक्रमण जो हुआ था 1740 में, ये हुआ था यहाँ पर आपका गढ़वाल वाले क्षेत्र में। लेकिन जो कुमाऊँ क्षेत्र में रोहिला आक्रमण हुआ, उनकी बात आज करेंगे हम। आज की क्लास में हम रोहिला आक्रमण के बारे में करेंगे, या फिर कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि हमें देवीचंद करना है, अजीत चंद करना है, इसके बारे में करना है। अगर हमारा हो सका तो हम रोहिला आक्रमण के बारे में भी यहाँ पे बात स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि रोहिला आक्रमण जब हुआ था, जब प्रदीप शाह था, और कुमाऊँ में क्या था, कुमाऊँ में जब किसका कल्याण चंद्र का काल था, तो वहाँ पे रोहिला आक्रमण की बात कही गई है। तो तो कैसी लग रही है आपको क्लास? आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। अगर कुछ छूट जाता है या कुछ आपको समझ नहीं आता या फिर कुछ फ़ास्ट हो रहा होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर। अ, बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको पूरी-पूरी जानकारी यहाँ पे मिल सके। क्योंकि जिस तरीके से अब यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम आते हैं, तो उस तरीके से लगभग सब कुछ आना ज़रूरी है। और यहाँ पर ये है कि बुक्स बहुत स अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग क्या आती है, जानकारियाँ उपलब्ध हैं। तो कुछ छूट भी जाता है, अगर छूट जाएगा तो मैं उसको बाद में कर दूँगी। जैसे हम रिवीज़न करेंगे तो वहाँ पर हम उस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो अब जो नेक्स्ट शासक आ रहा है, यहाँ तो हमारा प्रदीप शाह ही रहेगा। प्रदीप शाह। इसको ज़्यादा ना बढ़ाकर सिर्फ़ मैं यहाँ पर कर देती हूँ इसको प्रदीप शाह को, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है अब, चंद्रवंश, तो हमें वहाँ पे स्पेस ज़्यादा चाहिए। तो प्रदीप शाह का जो था 1717 से सॉरी 1730 लिख देती हूँ, यहाँ पे 30 से आए थे ये। तो यहाँ पे 30, क्योंकि रानी राज जो कहलाया था, रानी राज जो था 1717 से 1730-29 तक का था, रानी काल था। रानी काल में क्या आती है, रानी जिया कनक देवी आती है। तो 1772 तो कौन रहते हैं? 1772 प्रदीप शाह का काल रहता है। यहाँ प्रदीप शाह का काल कहलाता है, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा उत्तराखंड। आज उत्तराखंड को थोड़ा-सा अच्छे तरीके से बना लेते हैं। ये हमारा उत्तराखंड होगा। ये मैप कुछ इस तरीके से ही होता है उत्तराखंड का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नैनीताल वाला ज़िला, उधम सिंह नगर वाला ज़िला। मैंने मैपिंग तो आपको यहाँ पे सारे उत्तराखंड के ज़िलों को दर्शाने का स्टार्टिंग में ही कर दिया था। जैसे मैं आपको बीच-बीच में रिवीज़न करूँगी तो वहाँ पे बता दूँगी। तो हमारा जो उम, ये जो हमारा जाता है, ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये चमोली वाले डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है इस तरीके से।
तो यहाँ पर आपका आता है कुछ इस तरीके का भाग और ये पिथौरागढ़ को काटता है, यहाँ पर बागेश्वर हो गया और यहाँ पर अल्मोड़ा और नैनीताल वाले क्षेत्र हो जाते हैं। तो ये वाला हमारा कुमाऊँ का क्षेत्र हो गया, ये हमारा कुमाऊँ होता है। बहुत ही ईज़ी तरीके से आप उत्तराखंड का मैप बना सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो होता है, ये होता है गढ़वाल वाला क्षेत्र। तो गढ़वाल में जो है वो कौन है? गढ़वाल में पवार शासक हैं और जबकि कुमाऊँ में चंदों का काल चल रहा है यहाँ पर। इससे पहले कत्यूरी शासन चल रहा था, कत्यूरी शासन में क्या था ऑलमोस्ट अधिकतर उत्तराखंड वाले जितने भी अधिकतर जो बड़े भाग थे वहाँ पर क्या थे कत्यूरी लोग थे, कार्तिकेयपुर राजा थे। अब क्या है 2 भागों में डिवाइड हो जाता है मध्यकाल के अंतर्गत गढ़वाल में पवार और यहाँ पे कुमाऊँ का चंदवंश। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चंदवंश और यहाँ पे लिख देती हूँ पवार शासक, पवार शासक, पवार वंश या पवार शासक। तो यहाँ पे चंदवंश और यहाँ पे पवार वंश लिख देती हूँ, पवार वंश। क्योंकि एक जैसी चीज़ देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो कुमाऊँ का चंद अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लास्ट हमारा जो रहा था जगत चंद था। जगत चंद के टाइम पे मैंने यहाँ पे खत्म कर दी थी कहानी चंदों की। तो जगत चंद को हमने कंप्लीट कर दिया था। यहाँ पर जगत चंद के काल को क्या कहा गया था? जगत चंद के काल को कहा गया था स्वर्णकाल। तो पूछ सकता है कि कुमाऊँ का स्वर्णकाल किस चंद के चंद्रवंशी राजा के काल को कहा गया है? तो जगत चंद। ऐसा भी नहीं पूछ सकता तो ऐसा कहा किस शासक के काल को क्या कह सकते हैं कि स्वर्णकाल कहा गया है। तो आपको कुमाऊँ वाले चंदों के ही शासकों के नाम दे देते हैं वहाँ पर और पवार शासकों के नाम भी दे देते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है चंद्रवंश से रिलेटेड है और वो है जगत चंद। जगत चंद यानी कि जगत, जगत से आप याद कर सकते हैं पूरा जगत। जगत में आप सोने की बात करते हैं तो स्वर्णकाल किसे कहा गया है? जगत चंद की बात कही है। अब यहाँ पर जो आता है वो अगला शासक होता है देवी चंद। देवी चंद का जो टाइम पीरियड था, देवी चंद का टाइम पीरियड था 1720 1720 से 1726 तक ईस्वी है। हाँ, यहाँ पर ईस्वी है, आप ईस्वी लगा लेना क्योंकि क्या है ईस्वी में तो शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पर, तो ईस्वी है। देवी चंद क्या था? देवी चंद को क्या कहा जाता है? कुमाऊँ का तुगलक, मोहम्मद तुगलक। तो आपने पढ़ा होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक गुलाम वंश में जो गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश आता है, तुगलक वंश आता है, सैयद वंश आता है, लोधी वंश आता है। तो जब दिल्ली सल्तनत आती है तो वहाँ पे क्या होता है कि एक ट्रिक है हमारे दिल्ली सल्तनत की मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। दिल्ली सल्तनत आएगा तो ये भी आपका ये कि हिस्ट्री का वो हो गया पोर्शन हो गया, ये हमारे उत्तराखंड हिस्ट्री का हो गया। तो ये आता है गुड़ खा तसले में। तो यहाँ पर जो ट्रिक है दिल्ली सल्तनत की ये हो गया गुलाम वंश आ जाता है, यहाँ पर आता है खिलजी वंश आ जाता है, खिलजी। यहाँ पे आते हैं तुगलक वंश, सैयद वंश और ये आ जाते हैं लोधी। तो ये दिल्ली सल्तनत होता है। तो ये तुगलक जो थे तुगलक, इसमें एक शासक आता है उसका नाम होता है मोहम्मद ये थोड़ा गलत लिख दिया, मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत ही योग्य शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक था, उसकी तुलना किससे की गई है? देवी चंद से की गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वहां पे किस चंदवंशी शासक को मोहम्मद बिन तुगलक से तुलना की गई है? तो जो कुमाऊं का तुगलक कहा गया है वो किसे कहा गया है? देवी चंद को कहा गया है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ा सा कि कुमाऊं के नोट करके लिख देती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर लिख देती हूँ कुमाऊं का मोहम्मद बिन अपनी विशेषता का कारण इसे क्या कहा गया है कि कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया है, किसे? देवी चंद को कहा गया है। इसके साथ साथ ये जो देवी चंद था ये क्या था? निहित संतान था, यानी कि इसका कोई बच्चा नहीं था।
निसंतानता, इसकी क्या है कोई औलाद नहीं थी, तो उत्तराधिकारी बिठाने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। तो इसमें इसके काल में क्या था कि इसके काल में 2 षड्यंत्रकारी थे, यानी कि 2 षड्यंत्रकारी थे जिसमें आ जाता है आपका मणिकबिष्ट और पुराण उसका बेटा होता है पुरनमण बिष्ट गेड़ा, तो गेड़ा गर्दी के नाम से आना आता है इनको। हुँ। तो जो इसके का उसमें क्या होता है कि इसके जो देवी चंद है, इसका ये मंत्री होता है, इसका मंत्री का नाम क्या होता है? मंत्री का नाम होता है इसका मंत्री का नाम होता है मणिकबिष्ट, मणिकबिष्ट, मणिकबिष्ट। और पुत्र इसका जो मणिकबिष्ट का जो एक लड़का होता है, उसका नाम क्या होता है? पूरनमल बिष्ट, पूरनमल बिष्ट। बिष्ट कहो या फिर इनको गेड़ा भी कहते हैं, बिष्ट या गेड़ा, गेड़ा। क्योंकि ये आगे गेड़ा के नाम से प्रख्यात हुए थे। तो देखो मणिक बिष्ट जो था उसका बेटा का नाम क्या था? पुरंदर बिष्ट था। मणिक बिष्ट क्या था? देवी चंद के दरबार में मंत्री के पद पे था। अब मंत्री के पद पे था, पहले तो इसने क्या वफादारी दिखाई होगी, बाद में इसने क्या कर दिया कि अपने इसने साजिश रचना शुरू कर दिया। अब मणिक बिष्ट जो था और पुरंदर बिष्ट था, ये अपनी मनमानी चलाना चाह रहे थे। ये क्या है कि हमारा यहाँ पे क्या चले, हमारा यहाँ पर खुद का जो भी इनकी चीज़ें होंगी, इनके काम ला यहाँ पे लागू होंगे, इनके अनुसार शासक क्या करेगा, शासन करेगा, इनकी कठपुतली बनकर रहेगा। तो मणिक बिष्ट और पूरनल बिष्ट में देवी चंद को क्या कर दिया था, मार दिया था। तो इसकी हत्या किसने करी थी? इसके मंत्री मणिक बिष्ट और पूरनल बिष्ट ने देवी चंद की हत्या करी। कहाँ पर करी? इन दोनों ने जो की हत्या कर दी, किसकी? देवी चंद की हत्या करी। कहाँ पर करी? देवी चंद की हत्या, देवी चंद हत्या कर दी इन दोनों ने मिलकर, यानी कि बाप बेटे ने मिलकर के कर दी थी, देवीचंद की हत्या कर दी। कहाँ पर करी थी? देवीपुर इलाके में, देवीपुर इलाके में। तो देवीपुर इलाके में देवीचंद की हत्या कर दी गई मणिक बिष्ट और पूरनल बिष्ट की। अब ये क्या था? ये तो निसंतान था, यानी कि इसका कोई औलाद नहीं थी। तो ये इसका कोई औलाद औलाद नहीं है, तो इसका क्या कहते हैं, गद्दी पे बैठने वाला कोई था नहीं। तो कोई था नहीं, तो पंचों की राय के अनुसार जब पंच आए तो ये तो अभी हत्या इसने साजिश रची, हत्या कर दी। अभी इसका किसी को पता नहीं है कि इसने ऐसा करा है, लेकिन ये पता है कि शासक मर चुका है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि पंच आते हैं, अब कोई शासक बचा नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो क्या करेंगे कि किसी ना किसी को गद्दी बिठाना होगा। लेकिन ऐसे को बिठाते हैं जो क्या हो, उस परिवार से हो, उस परिवार से ताल्लुक रखता हो। आप किसी भी अनजान इंसान को वहाँ नहीं बिठा सकते हैं। तो इसलिए जो उस परिवार से ताल्लुक रखता है, तो पता चलता है कि देवीचंद जो था ये तो निसंतान था, लेकिन एक शासक था यहाँ पर ज्ञानचंद। ज्ञानचंद की एक पुत्री थी। ज्ञानचंद की एक पुत्री थी, उसका विवाह किससे हुआ था? उसका विवाह हुआ था एक शासक से। वो शासक कहाँ का था? पीपली। पीपली के शासक से हुआ था। पीपली शासक यानी कि पीपली कोई जगह का नाम होगा, इससे हुआ था। और इसकी पुत्री का जब विवाह हुआ तो इससे क्या हुआ था, एक बेटा यानी कि एक पुत्र को जन्म दिया था, उसका नाम था अजीत चंद। अजीत नाम था। अब चंद तो तब कहेंगे क्या है जब इनके उत्तराधिकारी के रूप में उसे बिठा दिया जाता है, तो इसे क्योंकि ये तो पीपली शासक का पुत्र है ना, और ये इसकी ज्ञानचंद की पुत्री है, तो ये कहाँ चली गई है? अब ये जो है दूसरे परिवार में चली गई है, लेकिन इसके पास कोई संतान नहीं है। तो क्या करेंगे कि कुमाऊं की जो भी जनता होगी या पंच होंगे, वो मिलकर क्या करेंगे कि उन्हें पता चलता है कि ज्ञानचंद की एक पुत्री थी, उसका क्या है, एक बेटा है। तो ये क्या होगा, इसका नाती होगा। तो ज्ञानचंद के नाती को क्या कहते हैं, वो बिठा देते हैं गद्दी पे। कौन? पंच। तो पंच जो है किसे मिल बिठा देते हैं? पंच बिठा देते हैं इसे गद्दी पे। गद्दी पे बिठा देते हैं। और ये जो अगला शासक बनता है, इसका नाम होता है अजीत चंद। तो चंदों का अगला शासक जो था गद्दी पर बैठा था, उसका नाम क्या था? अजीत चंद।
अजीत चंद इसका नाम था और ये अजीत चंद के नाम से गद्दी पे बैठा क्योंकि अजीत इसका नाम था। लेकिन जब ये चंद वंश की गद्दी पर बैठा है तो इसे पीछे चंद लगना ज़रूरी है। तो ये अजीत चंद के नाम से बैठता है और उसका टाइम पीरियड होता है 1726 से 1730 तक। 1730 में क्या होता है अब आपको यहाँ बताऊँगी। तो 1730 तक। अभी यहाँ किसी का पता नहीं है, किसी को पता नहीं है कि ये दोनों जो हैं इन्होंने ही किसी देवी चंद की हत्या करी है। तो ये खुलासा नहीं हुआ है, तो अभी भी ये क्या है दरबार में है। तो जब अजीत चंद का काल आता है तब ये क्या करते हैं, तो अब हम देखते हैं अजीत चंद के बारे में। तो इतनी चीज़ें आप देख लीजिए एक बार। हुँ। तो क्योंकि क्या है शासकों में क्या होता है कि कोई किसी का भतीजा बैठ जा रहा है, मतलब चंद वंश का ही है वो, लेकिन क्या है भतीजा बैठ जा रहा है, नाती बैठ जा रहा है, भाई बैठ जा रहा है, भाई के बेटे को बिठा दे रहे हैं, तो इस तरीके से इन्हें शासन तो चलाना है, अपना वंश तो बढ़ाना ही है। इसलिए इन्हें क्या करते हैं, ये अपने वंशज के जो भी होते हैं उन्हें गद्दी पे बिठा देते हैं। जरूरी नहीं है कि उसका बेटा ही हो, जरूरी नहीं है कि उसके अगला यानी कि वो भाई भाई भी बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे चंद वंश में देवी चंद का काल जो होता है समाप्त हो जाता है। इसकी हत्या पुनर्विष्ट और महीविष्ट कर देते हैं और अगला शासक बैठता है अजीत चंद। पंचों की राय के अनुसार अजीत चंद को गद्दी पे बिठाया जाता है। क्योंकि पूरनमल बिष्ट और मणिक बिष्ट क्या है, किसी ऐसे इंसान को बिठाना चाहते थे जिसे वो अपना क्या बना सके, अपना कठपुतली बना सके। लेकिन उन्होंने ऑलमोस्ट अजीत चंद को भी अपने हाथ की कठपुतली बना ही दिया था। मतलब इन्होंने जो है, वैसे में ये जो अजीत चंद को नहीं लाना चाह रहे थे, ये लाना चाह रहे थे कि किसी ऐसे शासक को लाके बिठा दे जो क्या हो, इनकी कठपुतली हो। लेकिन पंचों ने किसे बिठा दिया, अजीत चंद को बिठा दिया। लेकिन इसके काल में भी इन्होंने अपनी मनमानी करी यहाँ पर। इन्होंने क्या करी, अपनी मनमानी करी। तो जब अजीत चंद कठपुतली बनकर यहाँ पर क्या कर देता है, इनके इशारों पे चलता है, तो अजीत चंद के टाइम पर क्या होता है, तो यहाँ पर जो अब नेक्स्ट शासक आता है वो होता है अजीत चंद। गद्दी पे तो कौन बैठा था, अजीत चंद बैठ गया था 1726, यानी कि 1726 से 1730 तक। 1730 तक अजीत चंद गद्दी पे बैठा। लेकिन ये जब गद्दी पे बैठा तो ये किसका पुत्र था, ये जो पुत्र था ये था ज्ञानचंद की पुत्री का पुत्र, यानी कि ज्ञानचंद का नाती। तो दूसरे परिवार का था, लेकिन चंद्रवंश की गद्दी बैठा, चंद के नाम से ही विख्यात हुआ। लेकिन इसे नहीं चाहते थे कौन, मणिक बिष्ट और गेड़ा बिष्ट। तो वो क्या थे, इस पे धाक लगाए हुए थे। दाग लगाए हुए थे, तो इन्होंने क्या करा, पहले तो इसके क्या बने बहुत ज्यादा, इसके मतलब इसकी बातों को इसने अपने बातों में फंसा लिया कि क्या कहते हैं, इसके बहुत ज्यादा क्या है वफादार हैं। तो मणिक बिष्ट और पूर्णमल बिष्ट, तो मणिक बिष्ट जो है और पूर्णमल बिष्ट, मणिक बिष्ट और वह पूरनमल बिष्ट। तो अजीत चंद को क्या बना दिया था, यहाँ पे कठपुतली बना लिया था इन्होंने। मतलब पहले ही तो इसके वफादार बने, फिर अपने इशारों पर नचाने लगे। तो इन्होंने अपनी कठपुतली बना लिया था और मनमानी तरीके से क्या कर रहे थे, अपना काम करवा रहे थे। मनमानी तरीके से अजीत चंद से क्या करवा रहे थे, शासन करवा रहे थे कि हाँ आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो लेकिन काम किसका हो रहा था, मणिक बिष्ट और पूर्णमल बिष्ट का। तो इनके जो काल है, इनके काल यानी कि इनकी मनमानी जो चल रही है उसको क्या कहते हैं, गेड़ा गर्दी कहते हैं। गेड़ा गर्दी कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे गेड़ा गर्दी किनको कहा जाता है, तो मणिक बिष्ट और पूरनमल बिष्ट को क्या आता है, गेड़ा गर्दी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया था कि इन्होंने अजीत चंद्र को तो अपने हाथ की कठपुतली कर दिया था और यहाँ पर क्या कर दिए थे, बहुत सारे अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। अत्याचार जो थे वो किस पे कर रहे थे, जनता पर अत्याचार।
तो अत्याचार जो थे किसके थे? वो अत्याचार थे मणिक बिष्ट और पुरंदर बिष्ट के, और ये कहते हैं किसकी कठपुतली था? अजीत चंद्र की। तो इनके अत्याचारों को क्या कहा जाता है? गेड़ागर्दी। गेड़ागर्दी किसे कहा जाता है? मणिक बिष्ट और पुरंदर बिष्ट के। अब देखते हैं आगे, जब ये इसे कठपुतली बनाया जाता है, अब क्या होता है कि आगे का टाइम आता है तो अजीत चंद हमेशा तो कठपुतली बनाएगा, इनके अत्याचारों को देखेगा और फिर समझेगा। तो फिर जब ये इनके अत्याचारों को समझने लग जाता है तो ये दोनों क्या कर देते हैं? अजीत चंद की हत्या कर देते हैं। तो मणिक बिष्ट और पुरंदर बिष्ट मिलकर अजीत चंद की हत्या करते हैं। तो अजीत चंद की हत्या भी किसने करी थी? मणिक बिष्ट और पुरंदर बिष्ट ने ही करी थी। देवी चंद की हत्या भी मणिक बिष्ट और पुरंदर बिष्ट ने ही करी है। तो जब इन्होंने देखा कि राजा तो इनका अब क्या हो गया, इनकी चालाकियों को समझने लगा है, तो गेड़ागर्दियों ने यानी कि इन दोनों ने मिलके 1729 तो नहीं होगा, 28-29 28 या 29 का टाइम था ये, 1729। तो ये जो टाइम था 1728 और 1729 का टाइम था, तो यहाँ पर इसने क्या कर दी? अजीत चंद की हत्या कर दी। अजीत चंद हत्या किसने करी? तो गेड़ागर्दी ने अजीत चंद की हत्या कर दी और इन्होंने सोचा कि अब क्या है, हम अपने हिसाब से रखेंगे किसी शासक को। तो 18 दिन का लगा लो, कितने 18 दिन का एक बालक था, किसी की नाजायज संतान थी, तो नाजायज संतान को जो है गद्दी पे बिठाना चाह रहे थे, मतलब उसको उत्तराधिकारी घोषित कर देते। लेकिन अभी जब तक वो बड़ा होता है, यानी कि जब तक वो गद्दी पे बैठता, तब तक कौन करता? तब तक ये अपने हाथ से मतलब शासन को चलाते। तो गेड़ागर्दी क्या है कि 18 दिन के जो है नाजायज संतान को गद्दी पे बिठाना चाहते थे, ये में लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कहते हैं जनता को पता चलता है, पंचों को पता चलता है, तो वो क्या होता है कि उन्हें पता चलता है कि नेपाल में यानी कि डोटी में भी उद्योग चंद का कोई कुंवर है, यानी कि उनके पुत्र का पुत्र या फिर इसी टाइप से चंदों का कोई ऐसा वंशज है जो कहाँ है? डोटी में है। तो डोटी से कौन लेके आता है? तो डोटी यहाँ पर आपका डोटी हो गया, ये हो गया डोटी। डोटी से कौन लेके आता है? डोटी से लेके आते हैं यहाँ पर, कौन लेते आते हैं? मेहर व फर्त्याल। मेहर व फर्त्याल, फर्त्याल। तो मेहर व फर्त्याल लोग किसे लेके आते हैं? डोटी से लेके आते हैं। और जो नेक्स्ट शासक बनता है उसका नाम क्या होता है? वो होता है कल्याण सिंह। कल्याण सिंह के नाम से कुंवर, उसका जो नाम था वो क्या था? कुंवर कल्याण सिंह। कुंवर कल्याण सिंह। तो मैं इसको बार-बार मतलब कोई सी भी चीज़ को बार-बार इसे रिपीट करती हूँ ताकि क्या है, आपको अच्छे से याद हो जाए वो चीज़। जैसे बार-बार बोलने से क्या होता है, माइंड में घुसता है। तो ये कुंवर कल्याण सिंह को गद्दी पे बिठा देते हैं मेहर व फटियाल लोग। ये क्या होता है? उद्योग चंद का ही एक क्या होता है? वंशज होता है, यानी कि उद्योग चंद का कोई वंशज होता है। तो उद्योग चंद के जो वंशज होता है उसका नाम होता है कुंवर कल्याण सिंह। इन्हें पता चलता है वो डोटी में है, तो डोटी से कहाँ लेके आते हैं? अल्मोड़ा लेके आते हैं और चंद्रवंश की गद्दी पे बिठा देते हैं। तो अगला शासक जो बनता है कल्याण चंद बनता है। उसका नाम क्या होता है? कल्याण चंद। जो ये गद्दी पे बिठा रहे थे संतान को, उसका नाम भी कल्याण था। वो भी अपनी गद्दी पे बिठाना चाहते, उसका नाम भी कल्याण ही था। लेकिन जो अब ये रखते हैं वो क्या होता है? उद्योग चंद का एक वंशज होता है, उसका नाम होता है कल्याण सिंह। तो उसे बिठाते हैं। इसका जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो होता है 1730 से 1748 49 का टाइम होता है जब तक ये शासन करता है। तो अब आ जाता है कुंवर कल्याण चंद का टाइम। तो इतना आप समझ गए होंगे कि कल्याण चंद अब कल्याण चंद कैसे बैठा गद्दी पे। तो कल्याण चंद जो था डोटी में था। डोटी से कौन लेके आया था? मेहर व फर्त्याल लेके आए थे और इन्हें इसका नाम जो था कुंवर कल्याण सिंह था। बालो कल्याण सिंह बालो कल्याण चंद अलग है और ये कल्याण चंद अलग है। इससे पहले कल्याण से जो चंद है वो अलग है। तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, तो यहाँ पे आप जिसके बारे में मैं आपको बात बता रही हूँ वो बात आप माइंड में रखेंगे और टाइम पीरियड को भी देखते चलेंगे। यहाँ पे आप 1730 कभी-कभी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग दिया जाता है
तो जैसे मिलान टाइप का होता है, तो आप कल्याण चंद, ये वाला जो कल्याण चंद है, ये डोटी से लाकर बिठाया गया था, उद्योग चंद का ही एक वंशज है। उद्योग चंद के बाद में आया था कल्याण चंद, उसकी बात चल रही है। बालो कल्याण चंद क्या है, पहले का है, भीष्म चंद्र के टाइम का। तो यहाँ पे कल्याण चंद का टाइम पीरियड आता है, और कल्याण चंद के टाइम पे ही क्या होता है, रोहिला आक्रमण होता है। कल्याण चंद के टाइम पे ही प्रदीप शाह का शासन चल रहा होता है। प्रदीप शाह जो था 1730 में बैठा था, तो यहाँ पे अजीत चंद समाप्त हो जाता है। यहाँ पर आप गद्दी पे कौन बैठता है, 1730 में आपका कल्याण चंद बैठ जाएगा। जब क्या हो जाएगा, ये गद्दी पे बैठेगा, तो यहाँ पर ये भी गद्दी पे बैठ जाएगा। लेकिन अजीत चंद के टाइम पर इसकी माँ यानी कि आपकी रानी जिया कनक देवी का शासन चल रहा था। तो इस टाइम पर जब अजीत चंद का टाइम पीरियड था या देवी चंद का टाइम पीरियड था, उस समय पवार और चंदों के बीच क्या थे, शत्रुता थी। लेकिन प्रदीप शाह और कल्याण चंद के बीच में काफी अच्छी मित्रता रहती है। ये एक दूसरे की मदद भी करते हैं, एक दूसरे को भेंट और उपहार भेजते हैं, पत्र भेजते हैं। जैसे क्या होता है कि हम कभी-कभी भेज देते हैं, या हैप्पी न्यू ईयर में भेज देते हैं, या किसी टाइम पे बर्थडे में भेज देते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, ये किसी खास मौके पे इसे पत्र भेज देते हैं, उपहार भेजते हैं, और बदले में ये भेजता है। तो मैंने आपको कल्याण चंद के बारे में कल बताया होगा कि 2 इसके कल्याण चंद के क्या थे, 2 इसने दूत भेजे थे इसके दरबार में। तो वो दरबार में जब उसके क्या लेके गए थे, उपहार व पत्र लेके गए थे, बदले में ये भी लेके आया था। तो अब देखते हैं कल्याण चंद के बाद प्रदीप शाह को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो कल्याण चंद की टाइम पर क्या-क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था प्रदीप शाह के शासन में क्या होता है, रोहिला आक्रमण हुआ था। इसी तरह से कल्याण चंद के टाइम पर भी क्या होता है कि रोहिला आक्रमण होता है। क्योंकि सेम टाइम पीरियड है, सेम टाइम पीरियड में अलग-अलग टाइम पर होता है। जरूरी नहीं कि जब वो कुमाऊँ में करे तभी गढ़वाल में करे। तो यहाँ पे हमारा जो शासक है, नेक्स्ट शासक है, वो है कल्याण कुँवर नहीं लिखती हूँ, क्योंकि कुँवर हट गया है। कल्याण चंद। तो कल्याण चंद का जो टाइम पीरियड है 1730 से 1747-48 यहाँ तक रहता है कल्याण चंद। कल्याण चंद इतने टाइम तक यहाँ पे शासन कर रहा होता है, जब प्रदीप शाह का शासन चल रहा होता है। अब कल्याण चंद को इन्होंने पंचों ने बिठा दिया, लेकिन क्या था, जब अजीत चंद का टाइम पीरियड था, तब तक वो राज का खुलासा नहीं हुआ था कि जो आपके दीपचंद है और जो बाकी उसको दीपचंद सॉरी जो दीप वो देवीचंद की हत्या किसने करी थी, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ था। लेकिन जब कल्याण चंद बेचता है, तो कल्याण चंद क्या होता है, अपने माइंड से काम लेता है, और यहाँ पे क्या होता है, छानबीन करवाता है। तो इन्हें पता चलता है कि जो गेड़ागर्दी थे मणि बिष्ट और पुनर्नन बिष्ट, तो इन्होंने क्या है, अजीत चंद की भी हत्या कराई, और इन्होंने ही देवी चंद की हत्या कराई थी, और इन्होंने बहुत सारा क्या है, चंद दरबार में षड्यंत्र रचे थे। तो ये क्या करता है, ये हत्या करा देता है, किसकी हत्या, यानी कि किनकी हत्या करा देता है, दोनों की, यानी कि गेड़ागर्दी की। गेड़ागर्दी यानी कि गेड़ागर्दी, तो इनके अत्याचारों को कहा जाता है, इनको मणिक बिष्ट व पूरनमल बिष्ट, तो इन दोनों की हत्या करा देता है। अब पंत होते हैं कुछ जो लोग थे, जिसमें आपके पंत और गुसाई लोग थे, कुछ आपके क्या थे, जोशी लोग थे, और जोशी और पंतों को क्या रहता है, अंधा करवाया जाता है। कल्याण चंद ने क्या करा, अंधा करवाया। जोशी लोगों की, यानी कि जोशी लोग थे, और दूसरे थे पंत जोशी व पंतों को। तीसरा जो इसने करवाया था, जब आया तो इसने बहुत से सुधार यहाँ पे करे कि इन लोगों को आप हटा देंगे। रोतेला और गुसाई लोगों को मरवाने का आदेश दिया था, मारने का आदेश दिया था। किसे, रोतेला, जो रोतेला लोग होते हैं उन्हें मारने को कहा इन्होंने, कि जितने भी रोतेला लोग हैं, और क्योंकि ये क्या करते हैं कि कोई से भी किसी पे भी शक होता है, तो उन लोगों को सबको समाप्त कर देते हैं, ताकि उनके शासन में कोई ऐसा ना हो जो षड्यंत्र रच सके। तो रोतेला व गुसाई लोगों को इसने क्या कहा, मरवाने का आदेश दे दिया था।
तो कल्याण चंद ने जो पहले जाके सुधार करा मणिक और पुनर्विष्णु की, इनकी तो हत्या कर दी थी, अंधा करवा दिया था जोशी व पंत। इसने आदेश दिया कि जोशी जितने भी जोशी लोग हैं सबको क्या कर दो, अंधा कर दो। और आदेश दे दिया यहाँ पे कि रोतेला और गोसाई लोगों को मार डालो। तो ये सारा इसने क्या कर दिया मैंने। इसके साथ-साथ इसने कुछ-कुछ क्या करे थे, संबंध भी स्थापित करे थे। अगर मुगल शासक अभी तो यहाँ पे औरंगजेब 1707 में खत्म हो गया, अब औरंगजेब तो चला गया। अब क्या होगा कि मुगल शासन काल का कोई अन्य शासक होगा। तो इसके टाइम पर जो था मुगल शासन में, मुगल में कौन था? मुगल में जो था वो था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह आपने नाम सुना होगा, मुगल शासक था एक। ज़रूरी नहीं है कि मोहम्मद, तुगलक और ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक सा नाम होता है। तो यहाँ पे मुगल में भी एक शासक था, उसका नाम था मोहम्मद शाह। जो मुगल शासक था, मोहम्मद शाह का शासन चल रहा था, इसने यहाँ पे संबंध स्थापित करे थे मित्रता वाले। मित्रता मित्रता मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करे इसने। और यहाँ पर तेज सिंह गडोदिया के साथ बेटी का यहाँ पर आपका तेज सिंह, ये जो हुए थे मोहम्मद शाह के साथ 1745 का टाइम है। तेज सिंह गडोदिया और यहाँ पे 1700 आपका हो जाता है, सॉरी, यहाँ पे 1731 में भी एक 31 का रह गया था। फरीदनगर का शासक था, फरीदनगर के शासक फरीदनगर में अपनी पुत्री का विवाह कर दिया इसने। पुत्री विवाह कौन था यहाँ पे शासक था? तेज सिंह गडोदिया। तेज सिंह गडोदिया के बेटे से, तेज सिंह गडोदिया के साथ, सॉरी, तेज सिंह गडोदिया था। तेज सिंह गडोदिया जो था फरीदनगर का शासक था, उसके साथ पुत्री का विवाह करा था। तेज सिंह गडोदिया विवाह कह रही हूँ। गडोदिया के साथ इसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। मोहम्मद तुगलक के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करे। दूसरी ओर प्रदीप शाह के साथ भी इसके क्या कहते हैं, मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित थे। इसकी 2 बेटी थी, एक का किसके के साथ विवाह कर दिया, इसके साथ कर दिया। और दूसरी जो बेटी थी उसका विवाह कर दिया सिरमौर के राजा, सिरमौर का शासक था, उसका नाम था विजय प्रकाश। विजय प्रकाश। तो इसमें जो टाइम पीरियड आता है वो 1739 आता है। 1739 में क्या करा? दूसरी सिरमौर का शासक, सिरमौर। तो इसने अधिकतरों के साथ क्या है, मित्रतापूर्ण संबंधी करा है। दूसरी पुत्री विवाह, तो फर्स्ट पुत्री का विवाह, और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, शॉर्ट में लिख देती हूँ, सेकंड पुत्री विवाह। विजय प्रकाश नाम था, क्योंकि आपने सुना होगा कि सिरमौर के शासक के जो पीछे से लगता है वो प्रकाश लगता है, रुद्र प्रकाश, मान्यता प्रकाश, ऐसे ही क्या था उसका नाम, विजय प्रकाश। विजय प्रकाश। तो पूछ सकता है विजय प्रकाश से किसका विवाह हुआ था? वैसे इतना डीप तो पूछेगा नहीं, लेकिन आप याद रखेंगे सिरमौर का शासक के साथ क्या होता। कल्याण चंद्र की 2 पुत्री थी, जिसका नाम था, एक का नाम था फरीदनगर, सॉरी, एक पुत्री का विवाह जो हुआ था तेज सिंह गडोदिया के साथ हुआ था, और दूसरी पुत्री का विवाह विजय प्रकाश के साथ हुआ था। तीसरा, इसके जो प्रदीप शाह के साथ भी काफी अच्छे संबंध थे। आपने देखा होगा कि इसको भाई बना रखा था इसने, और उदयपुर और जो भी जगतपुर थे वहां वाले क्षेत्रों पे भी इसने, मतलब भारत में भी अलग अलग जगहों पे इसने ये करे थे, अच्छे संबंध बना रखे थे। तो ये था कल्याण चंद की बात। और इसने जब यहाँ पर क्या करा था, देखो आप, यहाँ पर हत्या करवा दी, अंधा करवा दिया, आदेश दे दिया मारने का। अब देखो इनको तो मारना ही चाहिए था, क्योंकि इन्होंने क्या है, बहुत सारी हत्या कर दी। इनको तो खत्म कर दिया, चलो ठीक है। लेकिन इन दोनों को ये, मतलब सिर्फ एक इस उस पे कि इनके दरबार में कुछ ना हो ऐसी घटनाएं, तो जितने भी रोतेला थे उनको कह दिया कि मार दो, और यहाँ पे अंधा करवा दो जोशी पंतों को। ये कोई बात होती है? तो इसने यहाँ पर अत्याचार ही किए हैं, मतलब अन्याय क्या है, जो लोग सही भी होंगे वो भी इसमें क्या आ गए, इसमें शामिल हो गए, मतलब इसमें शामिल हो गए, उनको भी मार दिया गया, अंधा करवा दिया गया। इनकी तो कोई गलती नहीं थी।
अब इसको बाद में प्रायश्चित होता है कि हाँ, मैंने गलत करा, मतलब मुझे जिन लोगों को सज़ा देनी थी, सिर्फ़ उनको ही सज़ा था, बाकियों को मरवाना क्या हुआ, एक पाप हुआ। तो इसने अपने पापों का प्रायश्चित किया, तो बाद में क्या है, इसने पापों का प्रायश्चित करा था यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या होता है, अब इसके दरबार में आते हैं शिवदत्त जोशी। तो ये इसने क्या करा था, पापों का प्रायश्चित करा था। आपने देखा होगा जो गरुड़ वो था, हाँ, गरुड़ ज्ञानचंद उसने भी क्या है, बहुत सारे पहले शुरू में अच्छे काम करे, फिर क्या करा उसने, बहुत लोगों को मरवाया था और रवाई करों के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके पापों का प्रायश्चित उसके जो भी वंशज थे उन्होंने करा था। तो ऐसे कल्याण चंद ने भी बहुत सारा ये उल्टे काम ही करे कि अंधा करवाया और मरवा दिया। तो इसने खुद ही पापों का प्रायश्चित कर दिया था और उसके बाद बहुत सारे इसने धार्मिक कार्य करे और बहुत सारी चीज़ें करी। लेकिन इसने दरबार में इसने क्या है, कुछ लोगों को अधिकारी पद पे भी रख दिया था, जिसमें इसने जोशी लोगों को रखा और अन्य लोगों को रखा, जिसमें शिवदत्त जोशी को ये क्या बनाया जाता है, माल का सरावना बनाया जाता है, यानी कि माल की देख-रेख करने का एक अधिकारी बनाया जाता है, उसका नाम होता है शिवदत्त जोशी। तो अब यहाँ से स्टार्ट होती है कुमाऊँ में एक बड़ी, मतलब एक वो कह सकते हैं बड़ी षड्यंत्र या बड़ा फेर-बदल जो आता है, बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ पे जब शिवदत्त जोशी का आगमन होगा, तो ये जोशी लोग जैसे-जैसे यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना-अपना वो इनका होगा कि आपने सुना होगा जहाँ पर हर्षदेव जोशी आते हैं, कुमाऊँ के चाणक्य कहलाते हैं। हर्षदेव जोशी का नाम सुना होगा कि कुमाऊँ का चाणक्य किसे कहते हैं? हर्षदेव जोशी को। तो उसी के जो पिता थे शिवदत्त जोशी, तो इन्होंने कल्याण चंद ने उन्हें क्या बनाया था, माल का सरावना बनाया था। अब क्या हुआ आगे वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि इसने जो इसके टाइम पर हुआ था, रोहिला आक्रमण भी हुआ है, इसके टाइम पे बहुत सी चीज़ें हुई हैं। अभी आगे जो है ना चंदों में बहुत सारी चीज़ें हैं। चंदों में जो है अभी आपको मिलेगा, मतलब काफ़ी देखने को मिलेगा। अभी जो चल रहा था वो क्या था, शॉर्ट में ही चल रहा है समझो। अब जो चलेगी पूरी ये कहानी चलेगी, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, पवार शासक भी एक यहाँ आके चंद शासक बन जाता है। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में और वहाँ पर अच्छे से करेंगे, रोहिला आक्रमण को अच्छे से करेंगे। और यहाँ पर अधिकारियों की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।